अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टारगेट है IAS 12 डेफर्ड टैक्स। ओके, करंट टैक्स सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। नंबर 1, ओके जी, हम एक स्ट्रक्चर को जानते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। हमें पता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स इसके पीछे सारी एक्टिविटी होती है। ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये जो टैक्स है ये क्या है? इस टैक्स में हमेशा दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक है करंट टैक्स, एक है डेफर्ड टैक्स। यानी कि आपके जो इनकम स्टेटमेंट में टैक्स एक्सपेंस नज़र आ रहा होता है, ये बेसिकली दो चीज़ों का मजमूआ होता है, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। सबसे पहले हम समझते हैं करंट टैक्स को कि करंट टैक्स क्या है। मैं इनकम स्टेटमेंट से प्रॉफिट बिफोर टैक्स पकड़ता हूं। मैंने पकड़ लिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें मैं कुछ करूंगा ऐड, कुछ करूंगा मैं लेस। यहां पे मेरे पास ये ऐड, ये लेस। इसमें ऐड लेस में मल्टीपल एरियाज हो सकते हैं। यहां पे एक मेरे पास फिगर आ गई टैक्सेबल प्रॉफिट। ये बेसिकली अकाउंटिंग से आया, ये टैक्स से। कैसे देख लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो मेरा है, ये हम इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जो भी इसको कह लें, वहां से पकड़ते हैं। इसका मतलब अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स यूज करके जो मेरे पास प्रॉफिट आता है इनकम स्टेटमेंट से, प्रॉफिट एंड लॉस से, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी से, उसको हम कह रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब ये हमारा स्टैंडर्ड यूज करके एक प्रॉफिट आया। जब हम टैक्स वालों को कहते हैं कि ये हमारा प्रॉफिट है, वो कहता है जी ये प्रॉफिट आपका नहीं है। फिर क्या है, आप लोगों ने टैक्स पढ़ा होगा। टैक्स में एक सेक्शन होता है कि कुछ एक्सपेंसेस वो अलाउ करता है, कुछ एक्सपेंसेस वो डिसअलाउ करता है। इसी तरीके से कुछ इनकम्स वो अलाउ करता है, कुछ इनकम्स वो अलाउ नहीं करता। इसका मतलब हमारे पास जो प्रॉफिट है, हमने उसमें मल्टीपल एक्सपेंसेस डिडक्ट किए हुए हैं। हमारे पास जो प्रॉफिट है, हमने उसमें मल्टीपल इनकम्स ऐड की हुई हैं, और उसको करने के बाद हमारे पास ये नेट करके आंसर आया हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें अगर एक एक्सपेंस हमने लेस किया हुआ है, यानी कि हम बात करते हैं दो चीज़ों पे, इनकम या एक्सपेंस की। हमने एक एक्सपेंस लेस किया हुआ है 10 रुपए का। वो कहता है जी मैं इस एक्सपेंस को नहीं मानता, मैं इस एक्सपेंस को नहीं मानता। अब चूंकि मैंने लेस किया हुआ है, चूंकि मैंने लेस किया हुआ है इस प्रॉफिट में से, तो मैं इसको वापस ऐड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वो इसको नहीं मान रहा। ओके, अब इस नहीं मान रहे में दो चीजें हो सकती हैं। वो नहीं मान रहा और इसको कभी नहीं मानेगा, तो मैं इसको वापस ऐड कर दूंगा, एक चीज। दूसरी चीज, वो इसको नहीं मान रहा 10 रुपए का, वो कहते हैं 10 को मैं नहीं मानता, इसमें से 5 रुपए एक्सपेंस बनता है, मैं वो वाला लेस कर दूंगा। पहली चीज, एक एक्सपेंस को वो नहीं मान रहा, इसमें दो एंगल हो सकते हैं। वो कभी नहीं मानेगा, मैं इसको वापस ऐड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें से इसको डिडक्ट कर दिया है। दूसरा, वो इसको नहीं मान रहा, लेकिन इसकी जगह पे जो मान रहा है वो दे देगा, जो भी अमाउंट होगी। तो जो नहीं मान रहा है उसको मैं वापस ऐड कर दूंगा, जिसको वो मान रहा है उसको मैं लेस कर दूंगा। यही काम हो जाएगा इनकम में। मैंने इनकम इसमें ऐड की हुई है, वो कहता है मैं इस इनकम को नहीं मानता।
मैं लेस कर दूंगा, इनकम लेस कर दूंगा जो वो नहीं मान रहा। इसमें भी वही चीज़, अगर तो वो इसको कभी नहीं मानेगा तो मैं इसको लेस कर दूंगा, दैट्स इट। अगर वो कहता है मैं इसको नहीं मान रहा, इसकी जगह पे मैं एक इनकम मानता हूं, वो यहां पे आ जाएगा। तो ये दो चीज़ें हैं, एक्सपेंस की अगर हम बात करें या इनकम की हम बात करें। पहले एक्सपेंस में देखते हैं। कभी नहीं मानेगा, मैं ऐड बैक कर दूंगा। ये नहीं मान रहा यानी कि नॉट अलाउड, वो कुछ अपना दे देता है, अलाउड। इसका मतलब एक्सपेंस में हमारे दो सिनेरियो हो सकते हैं। एक एक्सपेंस को कहता है मैं कभी नहीं मान रहा, मैंने चूंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट में उसको लेस किया हुआ है, मैं इसको ऐड बैक कर दूंगा। दूसरा इसका सिनेरियो हो सकता है कि यार मैं ये वाला जो एक्सपेंस है इसको नहीं मानता, हाँ इसकी जगह पे ये एक्सपेंस ले लो, इसको मैं मानता हूं। तो जिसको वो नहीं मानता मैं ऐड कर दूंगा, जिसको वो मान रहा है मैं लेस कर दूंगा। यही काम मैं करूंगा इनकम के साथ। वो कहता है जी मैं इस इनकम को कभी नहीं मानूंगा, इस इनकम को मैं कभी नहीं मानूंगा। अब मैंने उसको ऐड किया हुआ है, मैं इसको कर दूंगा लेस। मैंने अकाउंटिंग बिफोर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें मैंने इसको ऐड किया हुआ। वो कहता है जी मैं इसको कभी नहीं मानूंगा, मैं इसको निकाल दूंगा। दूसरा सिनेरियो, मैं इसको नहीं मान रहा, मैं उसको लेस कर दूंगा, जिसको वो मान रहा है उसको वो मैं ऐड कर दूंगा। तो जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये एक्सपेंस की ये वाली साइंस अप्लाई करते हैं तो ये हो गए दो एरियाज। तीसरा एरियाज, मेरे पास इस जगह पे ऐसी एक इनकम शामिल हो सकती है जिस पे टैक्स रेट डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे एक डिविडेंड शामिल है, डिविडेंड के ऊपर रेट है 10%, लेकिन जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं इसके ऊपर रेट लगेगा 30%। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इस अमाउंट को यहां से निकाल देना चाहिए। जो मेरे पास आंसर आए यहां पे ये आंसर ऐड कर दो जी, फलानी इनकम इनटू 10%। इसका मतलब सेपरेट ब्लॉक इसको कह लें, मेरे ऐसे इस प्रॉफिट में एक ऐसी चीज शामिल है जिस पर टैक्स 10% लगेगा। यहां पे जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं इस सब पे 30% लगेगा, तो मैं इसको यहां से निकाल दूंगा। जब टैक्स आ जाएगा तो उस वाली इनकम पे वो वाला रेट लगाऊंगा, तो मेरे पास एक नेट फिगर आ जाएगी जिसकी मैं एंट्री करूंगा करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट। इसको हम कहते हैं करंट टैक्स। ये जो टैक्स एक्सपेंस में दो चीजें होती हैं, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स, उसमें से हमने करंट टैक्स को डिस्कस किया। ये हमारे पास करंट टैक्स आ गया। अब जो मैं अकाउंटिंग प्रॉफिट में ऐड लेस कर रहा हूँ चीजें और नेट करके मेरे पास आंसर बचता है, इसको हम कहते हैं टैक्सेबल प्रॉफिट। ये मेरे पास होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट और ये टैक्सेबल प्रॉफिट। तो हमें करंट टैक्स कैलकुलेट करने के लिए अकाउंटिंग प्रॉफिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा टैक्सेबल प्रॉफिट्स में। जब टैक्सेबल प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा, रेट लगेगा, ये आएगा। अगर कोई सेपरेट ब्लॉक है उसका एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास ये एक्सपेंस भी आ जाएगा। करंट टैक्स हो गया। ये करंट टैक्स का स्ट्रक्चर है, ये इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं। एक चीज, दूसरी चीज, अगर यहां पे टैक्सेबल प्रॉफिट की बजाय आ गया लॉस, ये वाला, अब जब प्रॉफिट आता है तो वो मुझे कहता है कि टैक्स दो, तो जब लॉस आता है तो उससे मुझे फायदा देना चाहिए। पहला फायदा, जब लॉस आ गया तो इस साल उस पर कोई टैक्स नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये लॉस हर अगले साल में कैरी फॉरवर्ड होगा। यानी कि जब मैं अगले साल का टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा तो पिछले साल का जो लॉस है वो एडजस्ट होगा, पहले वो एडजस्ट होगा। यानी कि बेसिकली वो कहना क्या चाह रहा है कि इस दफा लॉस आया है आपका, जब प्रॉफिट आता है तो मैं टैक्स लेता हूं, अब लॉस आया है तो प्रॉफिट टैक्स तो मैं नहीं ले रहा। बेनिफिट क्या हुआ, वो कहते हैं अगली दफा जितना प्रॉफिट आएगा पहले उसमें से इसको लेस कर लो। तो अगले साल का जो टैक्स बनना था, लेट से 100 रुपए पे 30%, 30 रुपए,
ये मैं 50 रुपए जब जाके लेस करूंगा तो 50 पे बच जाएगा, टैक्स बन जाएगा 15 रुपए। तो उस पर, उस लॉस पे अगले सालों में वो टैक्स भी छोड़ रहा है, अगले सालों में वो टैक्स भी छोड़ रहा है। तो इसका जो करंट टैक्स में बेनिफिट है, एक तो जिस साल ये टैक्सेबल लॉस आएगा करंट टैक्स नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, यही वर्किंग जब हम अगले साल के लिए कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले यहां पे जो लॉस आया होगा वो एडजस्ट होगा। इसका मतलब इस लॉस पे अगले सालों में वो आपको करंट टैक्स छोड़ रहा है। तो ये दो वो बेनिफिट देता है। वो कहता है जब प्रॉफिट आता है तो ये टैक्स दो मुझे, लॉस आता है तो ये लो बेनिफिट। तो ये पूरा करंट टैक्स का स्ट्रक्चर है। और ये लॉस जो कैरी फॉरवर्ड है वो हम 6 साल तक कर सकते हैं। ये करंट टैक्स की डिबेट है, ये हमारा फॉर्मेट है। अब हम चलते हैं आगे। इसमें हम देख लेते हैं जो भी हम बात कर रहे थे एलिमेंट्स की, करंट टैक्स के जो एलिमेंट हैं, अभी जो हमने फॉर्मेट किया, ये हमने फॉर्मेट डिस्कस किया कि हमारा करंट टैक्स इस तरीके से कैलकुलेट होगा। हम 1 by 1 देखते हैं एलिमेंट। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन को वो नहीं मानता, हम ऐड बैक कर देंगे। इसकी जगह पे वो अपनी कैलकुलेशन करवाएगा टैक्स की। फॉर एग्जांपल मैं रेट लगा रहा हूं 10%, वो कहता है 20% है। इसका मतलब मेरी कैलकुलेशन को नहीं मान रहा, वो अपनी कैलकुलेशन दे रहा है। लीज्ड एसेट हो, सिंपल एसेट हो, इंटेंजिबल एसेट हो, कोई भी डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, वो हमारी कैलकुलेशन नहीं मानता, अपनी दे देता है। फिर जब हम एसेट सेल करते हैं वो हमारी अकाउंटिंग लॉस गेन को नहीं मानता, वो अपना कैलकुलेट करवाता है। अब लॉस मैंने एक्सपेंस के तौर पे लेस किया, मैं ऐड करूंगा, उसका जो कैलकुलेटेड लॉस है वो लेस कर दूंगा। गेन मैंने ऐड किया हुआ वो लेस कर दूंगा, उसकी बेस पे कैलकुलेशन ऐड कर दूंगा। अब हो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि जब डेप्रिसिएशन का मेथड हम दोनों का डिफरेंट है तो हम दोनों की WD भी डिफरेंट है। कैश के अगेंस्ट एडजस्ट करेंगे तो उसका गेन या लॉस होगा और होगा, मेरा गेन या लॉस और होगा। तो ये अकाउंटिंग मतलब डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल वो हमारा ट्रीटमेंट नहीं मानता, वो अपनी कैलकुलेशन वाला ट्रीटमेंट अलाउ करता है। ओके, आगे चलते हैं। प्रोविजंस वो बिल्कुल नहीं मानता, वो कहता है प्रोविजन कोई चीज नहीं होती जब तक ये एक्चुअल में सेट ऑफ या पे ना हो जाए या राइट ऑफ ना हो जाए, तब तक मैं इसको नहीं मानता। इसका मतलब प्रोविजंस के ऊपर मेरा जो भी एक्सपेंस होगा मैंने लेस किया हुआ है, मुझे उसको वापस ऐड करना पड़ेगा। हाँ, उसके अगेंस्ट कुछ एक्चुअल में हुआ है उसको वो अलाउ करता है। एक्सपेंस बिल्कुल नहीं मानता, इंटरेस्ट वगैरह फाइनेंस कॉस्ट बिल्कुल नहीं मानता, उसके अगेंस्ट वो पेमेंट्स को मानता है। ओके, R&D एक्सपेंसेस वो नहीं मानता, वो कहता है ये कुछ नहीं होता, जो आपने एक्चुअल में पे किया है वो बताएं, वो मैं आपको अलाउ करूंगा। बोरिंग कॉस्ट वो नहीं मानता, उसके अगेंस्ट वो पेमेंट्स को मानता है। अगर आप देखें तो प्रोविजन, फाइनेंस कॉस्ट, R&D, बोरिंग कॉस्ट, इन चारों में हम एक एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, वो उसको नहीं मानता। इन चारों के अगेंस्ट जो पेमेंट्स एक्चुअल में हो रही हैं, जो एक्चुअल में हो रहा है वो उसको अलाउ करता है। अनअप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को मैंने अगर कोई डोनेशन देके एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, उसको नहीं मानता, वो अप्रूव्ड की बात करेगा कि यार ये वाला मैं मानता हूँ। फाइनल पेनल्टीज वो कभी नहीं मानता जिंदगी भर। अगर आप देखें 8 तक जो एरियाज हैं इनको वो नहीं मानता और इसका वो अल्टरनेटिव देता है। तो मैंने कहा था कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जिसको वो जिंदगी भर नहीं मानेगा, जैसे फाइन एंड पेनल्टीज हैं। कुछ इनकम ऐसी होती है जिसको वो जिंदगी भर नहीं मानेगा। तो जिनको जिंदगी भर नहीं मानेगा वो सिर्फ हम ऐड बैक कर देंगे एक्सपेंस, और अगर इनकम है तो उसको लेस कर देंगे। देन हमारे पास इंपेयरमेंट एक्सपेंस, उसके नज़दीक ये भी कोई चीज़ नहीं होती, इसके अगेंस्ट वो कुछ भी हमें प्रोवाइड नहीं करता, इसको भी हमें ऐड बैक करना पड़ेगा। तो ये हमारे क्या हैं, कुछ एरियाज़ हैं जिसका आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक सीक्वेंस में इनको याद करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किन चीज़ों को वो नहीं मानता, हमने उनको ऐड बैक करना है, किन चीज़ों को मानता है हमने उनको लेस करना है। तो ये हमारा करंट टैक्स का स्ट्रक्चर, और उसमें जो एलिमेंट्स हो सकते हैं ये मैक्सिमम पॉसिबल एलिमेंट्स हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। अब हम मूव करते हैं आगे। एक सिंपल सवाल देखते हैं, बल्कि नहीं, पूरा सवाल देखते हैं। करंट टैक्स का
ये हमारे पास क्वेश्चन है, वो कहता है जी करंट टैक्स कैलकुलेट करो। हम अपना फॉर्मेट बना लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एड लेस टैक्सेबल प्रॉफिट रेट करंट टैक्स। सवाल पढ़ना शुरू करते हैं। मुझे कहता है जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 5 लाख। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, इसको वो नहीं मानता। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितनी है जी? 25,000। इसके अगेंस्ट वो टैक्स की डेप्रिसिएशन दे रहा है 30,000। देन डिविडेंड इनकम, वो कहता है एग्जाम्प्ट इनकम है, इसको मैं पूरी जिंदगी नहीं मानूंगा, मैंने इसको ऐड किया हुआ है, मैं इसको लेस कर देता हूं। डिविडेंड इनकम है जी 2,000। देन आगे चलते हैं। फाइन एंड पेनल्टीज नॉट अलाउड बाय टैक्स अथॉरिटीज, इसको भी वो कभी नहीं मानेगा, मैं ऐड बैक कर देता हूं 1000। आगे चलते हैं। कैपिटल गेन इनकम एग्जाम्प्ट इनकम कभी नहीं मानेगा। कैपिटल गेन इनकम 1500। प्रोविजन को बिल्कुल नहीं मानता, इसके अगेंस्ट एक्चुअल जो सेट ऑफ हुई हो उसको मानता है, और प्रोविजन की क्या फिगर है? 500। जो एक्चुअल में पे हुई हैं, राइट ऑफ हुई हैं, वो है 300, उसको वो मानता है। प्रोविजन जो एक्चुअल में पे हुई हैं। बैड डेट एक्सपेंस की प्रोविजन कोई भी हो वो नहीं मानता, और बैड डेट राइट ऑफ हुए हैं 600। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस नॉट अलाउड, ये वो एक्सपेंस है जिसको वो बिल्कुल नहीं मान रहा, कभी नहीं मानेगा। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। अकाउंटिंग लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, अकाउंटिंग लॉस को वो नहीं मानता, ऐड बैक करना पड़ेगा 1100। टैक्स लॉस उसने दे दिया 600। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड बाय टैक्स अथॉरिटीज एज कैपिटल नेचर, यानी कि मैंने इसको एसेट बनाया हुआ है, नॉट अलाउड बाय टैक्स अथॉरिटीज एज कैपिटल नेचर, मैंने ये एक्सपेंस करके इसको एसेट बनाया हुआ। वो कहता है भाई कौन सा एसेट, ये तो एक्सपेंस होते हैं, तो इसको मुझे ऐड बैक करना पड़ेगा। यानी कि मैंने इसको एसेट बनाया, वो कहता है कि मैं एसेट के तौर पे इसको नहीं मानता, मैंने एक्सपेंस नहीं बनाया होगा, तो मुझे अब इसको एक्सपेंस बनाना पड़ेगा। नहीं, एक्सपेंस बनाना पड़ेगा तो मैं इसको वो करूंगा ना, लेस करूंगा। मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया, मैंने एसेट बनाया हुआ है। वो कहता है कैपिटल नेचर नहीं है, ये आपका एक्सपेंस है। ओके, तो मैं इसको एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट कर लूंगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन लीज और रेंटल पेड, फाइनेंस कॉस्ट वगैरह को वो नहीं मानता, और रेंटल जो उसने पे किए हैं उसको मानता है। कितने हैं जी? 3000। जो रेट है दैट इज 30%। मैं इनको ऐड करूंगा, इसका टोटल इसमें ऐड हो जाएगा, मैं इनको ऐड करूंगा, ये टोटल लेस हो जाएगा, यहाँ पे एक फाइनल फिगर आएगी, उसके साथ ये रेट लगेगा, मेरे पास अमाउंट आ जाएगी जिसकी मैं एंट्री करूंगा। करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट। अगर यहाँ पे लॉस आता तो जैसे मैंने बताया करंट टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा, वो लॉस अगले साल में जितना प्रॉफिट टैक्सेबल प्रॉफिट बनेगा उसमें से एडजस्ट भी हो जाएगा। और वो कितने साल तक एडजस्ट कर सकते हैं? 6 साल तक। तो ये हमारी करंट टैक्स की एक कंप्रिहेंसिव एग्जांपल जिसको हमने अटेम्प्ट किया। कभी कभी ऐसा सिनेरियो हमारे पास आता है
कि हमारी एंट्री 2 सालों पे स्प्रेड हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 साल हैं, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं 2020 2019 प्रॉफिट बिफोर टैक्स एड लेस टैक्सेबल प्रॉफिट रेट करंट टैक्स। हमारी कुछ एंट्रीज होती हैं जो 1 साल से ज़्यादा पे स्प्रेड हुई होती हैं, जैसे हमारे पास अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 2020 का वो नहीं मानता, ऐड बैक कर दूंगा, टैक्स डेप्रिसिएशन लेस कर दूंगा, ये दोनों सालों में हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं नीचे वाला, रेंट एक्सपेंस है 10,000 का फॉर द मंथ ऑफ जून इज पेएबल। तो मैंने जून में एंट्री क्या की होगी, मैंने एंट्री की होगी एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, और ये कब की है 2019 जून में, इज पेएबल एंड इज टू बी पेड इन जुलाई। ईयर एंड है हमारा जून, मैंने जून में एंट्री की एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, इसका मतलब 2019 वाले साल में मैं इसको एक्सपेंस ट्रीट कर चुका हूं। ओके, वो कहता है टैक्स अथॉरिटीज इसको पेमेंट बेसिस पे करती हैं। अच्छा, यानी कि ये हमारे पास 2019 है, मैंने 2020 में क्या एंट्री की होगी, पेएबल डेबिट बैंक क्रेडिट। इसका मतलब 2019 में मैंने इसको एक्सपेंस बनाया है, इसमें से लेस होके आ रहा होगा। टैक्स वाला कहता है मैं इसको पेमेंट बेसिस पे मानता हूं, इसका मतलब मैं 2019 में इसको एक्सपेंस के तौर पे लेस कर चुका हूं, तो मैं इसको वापस ऐड बैक कर दूंगा। पेमेंट हुई अगले साल में, वो कहता है पेमेंट बेसिस पे मांगते हैं, तो मैं यहां पे आगे इसको लेस कर दूंगा। तो अगर कोई भी एंट्री ऐसी हो जो 2 सालों पे स्प्रेड हुई हो, ये अक्रूड में होगा हमेशा, अक्रूड और प्रीपेड। जैसे हमने अक्रूवल की एंट्री की, मैं 2019 में एंट्री की, मैंने एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, मैं इस एक्सपेंस को यहां से लेस कर चुका हूं प्रॉफिट से। वो कहता है जब एक्चुअल पेमेंट होगी तब मानूंगा, तो मुझे जिस साल में मैं एक्सपेंस कर चुका हूं ऐड बैक कर दूंगा, जिस साल पेमेंट हुई जिस पे टैक्स वाला अलाउ करता है उस साल में आगे इसको लेस कर दूंगा। इसी तरीके से प्रीपेड का होता है, रेंट इनकम 15,000 की फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, मैंने 2019 में रिसीव कर लिया है जून में, मैंने एंट्री की होगी बैंक डेबिट और एडवांस रेंट क्रेडिट। वो कहता है अच्छा अगले साल मैं क्या करूंगा, एडवांस रेंट डेबिट कर दूंगा और इनकम क्रेडिट कर दूंगा। तो इसको मैंने इनकम बनाया 2020 में, लेकिन इसके अगेंस्ट पैसे लिए 19 में। वो कहता है टैक्स अथॉरिटी अलाउ करती है इस इनकम को रिसीट बेसिस में। इसका मतलब वो कहता है भाई जिस साल आपको पैसे मिले थे ना, उसी साल इसको इनकम बनाओ। वो मैंने बना दिए, तो जिस साल मैंने इनकम बनाई थी उसको मैं लेस कर दूंगा। तो जब एक चीज 1 साल से ज्यादा पे स्प्रेड हुई हो, तो उसका सिंपल असूल यह है कि जिस साल में वो अलाउ कर रहा है उस साल में इनकम एक्सपेंसेस को ऐड लेस कर दे, जिस साल में वो डिस अलाउ कर रहा है उस साल में हम इसको रिवर्स कर देंगे। तो एक एक्सपेंस जब एक टाइम से दूसरे, एक ईयर से अगले ईयर पे स्प्रेड हुआ हो, तो आपने देखना कि आपने किस साल पे इनकम एक्सपेंस बनाई हुई है। इसका मतलब उसको तो वो नहीं मान रहा, मैं उसको रिवर्स कर दूंगा, प्लस जिस साल में वो अलाउ करता है वहां पे आके उसको ऐड लेस कर दूंगा। तो ये हमारा सिनेरियो जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, 1 से ज्यादा साल के ऊपर स्प्रेड हुई एंट्रीज को देख रहे होते हैं। यहां तक अगर बात करें तो जो हमारा करंट टैक्स है उसकी डिस्कशन कंप्लीट हो जाती है। अब हम आते हैं डेफर्ड टैक्स के ऊपर। एक सिनेरियो लेकर चलते हैं समझने के लिए। 2019, 2020, 2021 अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, करंट टैक्स का हमारा स्ट्रक्चर बनेगा ऐड लेस टैक्सेबल प्रॉफिट
रेट करंट टैक्स। पैरेलल हमारे पास एक एसेट है जिसकी कॉस्ट है 1,20,000, इसकी यूज़फुल लाइफ है 3 साल और अकाउंटिंग का मेथड है स्ट्रेट लाइन। टैक्स वाला कहता है इसको यूज़फुल लाइफ है 2 साल। जब भी आपके ट्रीटमेंट में और टैक्स के ट्रीटमेंट में डिफरेंस आए, आपने क्या करना है, आप पहले अपना अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट कंप्लीट करें। मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा कि 19, 20, 21 ये अकाउंटिंग है। डेप्रिसिएशन मेरी आ गई 40,000, 40,000, 40,000। यहाँ पे कैरिंग अमाउंट पहले साल में 80,000, 40,000 और 0। देन फिर मैं करूँगा टैक्स की कैलकुलेशन। डेप्रिसिएशन 60,000, 60,000 नील, ये डेप्रिसिएशन हो गई। इसकी कैरिंग अमाउंट 60,000 नील नील। तो जब भी किसी भी एक चीज़ को लेकर टैक्स का ट्रीटमेंट हमारे ट्रीटमेंट से डिफरेंट हो, पहले आप अपना ट्रीटमेंट उसकी कैलकुलेशन कर लें, देन उसी चीज़ के ऊपर दोबारा टैक्स की ट्रीटमेंट कर लें। अब अगर इस ट्रीटमेंट को हम देखें, 2019 में हमने अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन की उसको नहीं मानता, हमने लेस कर दी होगी तो हम ऐड बैक कर देंगे। जो उसने डेप्रिसिएशन दी है उसको हम लेस कर देंगे। हमारे पास टैक्सेबल प्रॉफिट आएगा, 1,40 में से 60 गया, 80, 80 और 1,40। रेट आ गया 30%, 24,000, 24,000 और 1,40,000, 42,000। तीनों सालों का हमारे पास आ गया करंट टैक्स। अब हमारे पास आ गया करंट टैक्स। लेट्स से IAS 12 का लोकल टैक्स के साथ कोई चक्कर ना होता और हम इसको स्ट्रेट अवे 30% रेट से मल्टीप्लाई करते, तो ये होता 30%, 30%, 30%। इसका मतलब यहाँ पे 6,000 कम है, यहाँ पे भी 6,000 कम है, यहाँ पे 6,000 ज़्यादा है। यानी कि अगर हम टैक्स वाले की बात ना मानते और मैं सीधा इस पे 30% लगाऊं, 30,000, 30,000, 30,000। अभी मैंने टैक्स वाले की बात मानी है तो 24,000, 24,000 और कितना आ गया 42,000। ये बंद हो गया टीवी। अच्छा, तो ये क्या है, ये वाला एरिया क्या है? ये वाला एरिया है डेफर्ड टैक्स। अब देखें ये डिफरेंस क्यों आया, ये डिफरेंस क्यों आया। पहली चीज, जिस चीज की वजह से ये डिफरेंस आया उसको समझें। एक एसेट है, मैं उसको 3 साल पे डेप्रिशिएट कर रहा हूं, 40,000, 40,000, 40,000। उसी एसेट को वो 2 साल पे डेप्रिशिएट कर रहा है 60,000, 60,000। मेरी कैरिंग वैल्यू 80,000, 40,000 जीरो, उसकी 60,000 जीरो और जीरो।
तो हमारे पास एक एसेट है, अगर मैं अकाउंटिंग के साथ उसका ट्रीटमेंट करता हूं तो उसके रिजल्ट्स और हैं, टैक्स के साथ उसका ट्रीटमेंट करता हूं तो उसके रिजल्ट्स और हैं। इसका मतलब अगर कोई ऐसी चीज हो, अगर कोई ऐसी चीज हो जिसके ट्रीटमेंट में ये डिफरेंस आए बट अल्टीमेट रिजल्ट जीरो यानी कि सेम हो, यानी कि मैं भी इसको डेप्रिशिएट कर रहा हूं कि ये जीरो पे चला जाए, वो भी डेप्रिशिएट कर रहा है जीरो पे चला जाए, इसको कहते हैं टेम्परेरी डिफरेंस। आरजी तौर पे ये डिफरेंस है, क्यों? क्योंकि उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है, मेरा ट्रीटमेंट डिफरेंट है। इसका मतलब ये हुआ उस चीज का ट्रीटमेंट वो भी करना चाह रहा है, उस चीज का ट्रीटमेंट मैं भी करना चाह रहा हूं। मेथड फर्क है, ट्रीटमेंट। इसका रिजल्ट क्या निकला? ट्रीटमेंट डिफरेंट है, रिजल्ट सेम है, यानी कि एंड रिजल्ट। दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट है, एंड सेम है, यानी कि ट्रीटमेंट दोनों ही करना चाह रहे हैं डिफरेंट तरीके से। ये जो रिजल्ट है किस वजह से, ये जो ट्रीटमेंट है किस वजह से? मेथड। ट्रीटमेंट तो वो भी करना चाह रहा है, ट्रीटमेंट मैं भी करना चाह रहा हूं, लेकिन दोनों का मेथड डिफरेंट है। लेकिन दोनों चूंकि ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं तो एंड रिजल्ट दोनों का सेम है। अगर कोई भी चीज ऐसी हो तो आप देखें उसकी वजह से आपका एक डिफरेंस अराइज हो रहा है, इसको कहते हैं डेफर्ड टैक्स। नंबर 1। नंबर 2, ये जस्ट कैलकुलेशन है। अगर मैं टैक्स वाले की बात मानता हूं तो करंट टैक्स है 24,000, इस डिफरेंट ट्रीटमेंट होने की वजह से मेरा एक्सपेंस 6,000 मजीद बढ़ गया। तो भाई ये समझ लें ये सिर्फ कैलकुलेशन है, इसका पेमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये जस्ट एक कैलकुलेशन। अगर आप देखें, अगर आप देखें, आप पहले साल एक्सपेंस इनकर कर रहे हैं, दूसरे साल एक्सपेंस इनकर कर रहे हैं, वही एक्सपेंस क्लब होके क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। इसका मतलब है कि जिस दिन दोनों का एंड रिजल्ट सेम होगा, उस डिफरेंस की वजह से जो भी हुआ होगा वो रिवर्स हो जाएगा। तो ये जस्ट कैलकुलेशन है। आप आज जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो चलते रहेंगे, एंड पे जब दोनों का रिजल्ट सेम होगा तो आपने अगर एक्सपेंस बनाया होगा तो आगे जाके इनकम बन जाएगी, इनकम बनाई होगी तो आगे जाके एक्सपेंस बन जाएगा। इट मींस ये कैलकुलेशन है, टेम्परेरी डिफरेंस है, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट है, आउटपुट दोनों सेम चाह रहे हैं, ट्रीटमेंट करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट आता है कि मेरा एक्सपेंस हो गया। जितना एक्सपेंस चार्ज करेंगे वो रिवर्स हो जाएगा, जितना इनकम चार्ज करेंगे वो रिवर्स होगा। कब? जब दोनों का एंड रिजल्ट सेम होगा। इसका मतलब एक ऐसी चीज जिसमें दोनों का ट्रीटमेंट मैकेनिज्म मेथड डिफरेंट हो लेकिन दोनों रिजल्ट सेम चाह रहे हैं, इसका मतलब उस चीज का ट्रीटमेंट दोनों चाह रहे हैं, उसकी वजह से एक डिफरेंस राइज होगा, जिसको हम कहेंगे डेफर्ड टैक्स। और ये टेम्परेरी डिफरेंस है, क्योंकि एंड पे दोनों एक पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। तो डेफर्ड टैक्स हमेशा टेम्परेरी डिफरेंस पे राइज होता है। अगर कोई चीज ऐसी हो, मैं कहता हूं जी मैंने ऐसे ट्रीटमेंट करनी, वो कहता है जी मैं इसको पूरी जिंदगी नहीं मानूंगा, ऐसी चीज पे डेफर्ड टैक्स राइज नहीं होगा। मैं कहता जी मेरा एसेट है 10,000 का, वो कहता जी ये मैं कभी नहीं मानूंगा। यहां पे वो कहता है यार तेरा एसेट है, ठीक है, एक 20 का, ओके एक 20, तुम डेप्रिसिएशन ऐसे करो मैं ऐसे करता हूं, दोनों एंड पे रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे जीरो पे। ये हर साल का टेम्परेरी डिफरेंस है, ये भी जीरो पे आ गया, ये भी जीरो पे आ गया। टेम्परेरी डिफरेंस पे डेफर्ड टैक्स राइज होता है। अगर कोई चीज ऐसी है जिसको मैंने एसेट लायबिलिटी बुक किया हुआ है, उसको वो कभी एसेट लायबिलिटी नहीं मानेगा, तो इस तरह की चीजों पे डेफर्ड टैक्स राइज नहीं होगा। और इस टेम्परेरी डिफरेंस की वजह से जो एक्सपेंस बनता है, जब रिजल्ट सेम होगा तो ये रिवर्स हो जाएगा। अगर इस एग्जाम्पल का मैकेनिज्म आप समझ लेते हैं तो डेफर्ड टैक्स की गेम आसान हो जाती है। इसी को हम देख लेते हैं। अब हम, क्योंकि टैक्स एक्सपेंस में दो चीजें थी, करंट टैक्स था, डेफर्ड टैक्स था। करंट टैक्स हमने पूरा अंडरस्टैंड कर लिया,
उसकी सारी चीज़ें देख ली। अब डेफर्ड टैक्स का मैकेनिज्म भी देख लिया, डेफर्ड टैक्स किस तरह की चीज़ों पर राइज होता है वो भी देख लिया। अब हम इसका देखते हैं मैकेनिज्म। सवाल ओपन करते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन है जी, कॉस्ट ऑफ द एसेट। इसको हल करते हैं ताकि ये मजीद क्लियर हो जाए इन चीज़ों को जहन में रखते हुए। एसेट की कॉस्ट है 1,00,000, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है 20,000, टैक्स डेप्रिसिएशन है 25,000, डेफर्ड टैक्स की जो लाइबिलिटी है वो 0 है, इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल। ओके, पहले हम कैलकुलेट करते हैं। करंट टैक्स, अकाउंटिंग प्रॉफिट, एड लेस टैक्सेबल प्रॉफिट, रेट, ये आ जाएगा करंट टैक्स। यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ डेफर्ड टैक्स। हमने लॉजिक समझ ली, अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे हम आगे कर लेंगे वर्किंग। कॉस्ट ऑफ द एसेट 1,00,000 है। मैंने कहा जो भी चीज़ है उसकी हम वर्किंग कर लेंगे। डेप्रिसिएशन है 20,000। डेफर्ड टैक्स के लिए मुझे एसेट्स चाहिए, क्यों? क्योंकि उसका जो ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला है वो तो मैं ले गया। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन में कर देता हूँ ऐड, 20,000, टैक्स डेप्रिसिएशन 25,000। इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट में इसका इम्पैक्ट चला गया। बैलेंस शीट में इसका क्या इम्पैक्ट होगा? कैरिंग अमाउंट अकाउंटिंग में होगी 80,000, उसकी कैरिंग अमाउंट को कहते हैं टैक्स बेस। ये उसकी कैरिंग अमाउंट है। अगर लाख में से 25,000 निकालें तो 75,000। ओके, यानी कि इससे रिलेटेड जो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा वो करने के बाद नेट मेरा जो कैरिंग अमाउंट है वो मुझे चाहिए होती है, वो आ जाएंगी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज का एक टी अकाउंट बनाते हैं। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ब्रॉट डाउन नील है। ओके, आगे चलते हैं। इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल। अब थीम वही एक चीज है, उसका ट्रीटमेंट वो भी मानता है, उसका ट्रीटमेंट मैं भी मानता हूं, तरीका दोनों का डिफरेंट है। इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है 5,000 से। वो कहते हैं यार इसको मैं मान लूंगा जब आ जाएंगे। ओके, जब मेरे पास भी आ जाएंगे मैं भी इसको खत्म कर दूंगा। डन हो गया। इसका मतलब मेरी बुक्स में कैरिंग अमाउंट आ रही है 5,000। नहीं, पहले हम एसेट रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिक्स एसेट मेरे पास आ रही है 80,000, उसके पास आ रही है 75,000। अब इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल 5,000। वो कहता है यार इसको मैं मान लूंगा जब पैसे मिलेंगे। इसका मतलब पैसे तो आए नहीं, वो इसको जीरो कंसीडर कर रहा है। वो उसको कब मानेगा? इस चीज को वो मान लेगा। यानी कि ट्रीटमेंट वो भी करना चाह रहा है, ट्रीटमेंट मैं भी करना चाह रहा हूं। मेरा मेथड और है, उसका मेथड और है। ओके, तो ये टेम्परेरी डिफरेंस है। मोबाइल बिल्स पेबल, ये भी वही बात है। मोबाइल बिल्स पेबल कितने हैं जी? 2,000। आगे एडवांस रेंटल्स 10,000। आगे इस पे भी, इन दोनों पे भी वही कह रहा है पेमेंट रिसीट बेसिस पे। ये चारों चीजें प्री पेमेंट्स, चारों चीजें पे वो पेमेंट्स की बात करे। इसका मतलब मान वो भी रहा है, मान मैं भी रहा हूं, लेकिन दोनों का तरीका डिफरेंट है। प्रोविजन, प्रोविजन वो कहता है ये क्या चीज होती है? इसको नहीं मानता, डिफरेंट तरीके से मानता है कि जब एक्चुअल में वो सेट ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब मान इसको वो भी रहा है,
मान इसको मैं भी रहा हूँ, लीज लाइबिलिटी है, लीज लाइबिलिटी है 1,50,000, वो एक्चुअल में पेमेंट्स को मानता है तो उसकी वैल्यू होगी 25,000। ओके, तो हुआ क्या, हमने ये किया कि कोई एक चीज है, उस चीज का जो प्रॉफिट एंड लॉस का इंपैक्ट है वो चला जाएगा करंट टैक्स में, जिसकी एग्जांपल एक यहां पे ली गई है, दैट इज एसेट। हर चीज का एक P&L का एलिमेंट हो सकता है, उससे जुड़ी इनकम या एक्सपेंस, किस तरीके से हम कर रहे हैं, किस तरीके से वो कर रहा है, वो हम ऐड लेस कर देंगे, वो हम सारी साइंस करंट टैक्स में समझ चुके हैं। उस चीज से जुड़ी हुई जो P&L के एलिमेंट है वो चलेंगे करंट टैक्स में, उसके बाद नेट हो के जो बचेगा वो आ गया बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंसेस, कैरिंग अमाउंट, WDVs, नेट बुक वैल्यू। ओके, इस तरह की जो भी चीज होगी हम कैलकुलेट करेंगे, उसका P&L का इंपैक्ट वो ले जाएंगे करंट टैक्स में, उसका क्लोजिंग आ जाएगा कहां पे, हमारे पास डेफर्ड टैक्स में। जैसे अभी हमने एक एसेट की वर्किंग की कि यार ये चीज है, इसकी कैलकुलेशन करते हैं, P&L के एलिमेंट ये हैं, करंट टैक्स में फेंक दिया, डेफर्ड टैक्स ये हैं तो उसके क्लोजिंग बैलेंसेस ले लिए। ये हमारे पास फॉर्मेट है। पहली चीज, एसेट अगर हो, कैरिंग अमाउंट अगर ज्यादा है टैक्स बेस से, इसको हम कहेंगे टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। अगर कैरिंग अमाउंट कम है टैक्स बेस से, इसको हम कहेंगे डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस। और लाइबिलिटी में ये रिवर्स हो जाएगा। ओके, अब इसको समझते हैं। जैसे अभी हमने एसेट में किया था, अगर आप देखें मेरा प्रॉफिट ऐड हुआ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, अच्छा ठीक है, इस वर्किंग को यूज करके मेरे पास आ जाना है करंट टैक्स। करंट टैक्स चूंकि हमारा रेलेवेंट सिनेरियो नहीं है, ये साथ लिखने के लिए, समझाने के लिए लिखा हुआ है कि इन चीज़ों का जो एलिमेंट P&L का है वो यहाँ पे चला जाता है, उसके क्लोजिंग बैलेंसेस यहाँ पे आ जाते हैं। अभी अगर आपको याद हो, जो अभी हमने एग्जांपल की है कि डेप्रिसिएशन ऐड बैक हुई और लेस ज़्यादा हुई तो मेरा एक्सपेंस कम हो गया, यानी कि उसको लिखते हैं दोबारा, 40,000 हमारी डेप्रिसिएशन थी, उसकी थी 60,000। इसकी वजह से जो 1 लाख पे 30,000 की वजह से, 1 लाख पे 30% की वजह से 30,000 आना चाहिए था, ये ऐड बैक किया, ये लेस किया, तो हमारे पास एक्सपेंस आया करंट टैक्स 24,000। अगर आप देखें डेप्रिसिएशन मैंने कम लेस की है, उसने ज़्यादा लेस की है, तो करंट टैक्स कम हुआ, जिसकी वजह से मेरी कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, उसकी कैरिंग अमाउंट कम है, तो ये यहाँ पे कम हुआ। इसके साथ जब मैं रेट मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे डेफर्ड टैक्स आएगा, लाइक जैसे उसमें हुआ 6,000, इसका मतलब 6,000 एक्सपेंस आना चाहिए। क्यों? मेरी कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है, टैक्स बेस कम है, ये जो 6,000 डेफर्ड टैक्स आया इस वजह से आया। इट मीन्स हमने इसको करंट टैक्स के साथ जोड़ के देखा कि मैं जब डेप्रिसिएशन कम चार्ज करता हूँ, वो डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज करता है, तो ज़ाहिर है मेरी कैरिंग अमाउंट बढ़ गई, उसकी कम होगी, इसकी वजह से उसका करंट टैक्स कम हो जाता है इस ट्रीटमेंट की वजह से। तो ये जो डिफरेंस है, ये एक्सपेंस और आना चाहिए, तो इस पे एक्सपेंस क्रिएट होगा, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, और वाइस वर्सा। इसका मतलब एसेट्स अगर हों और उनकी कैरिंग अमाउंट ज़्यादा हों, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस, ये हो गया 5,000। इसको हम ब्रैकेट के साथ लिख लेते हैं, ये भी एसेट है, ये पेबल है, लाइबिलिटी है। एडवांस क्या था? एडवांस रेंटल मैंने लिए हुए हैं, ये मेरी लाइबिलिटी है। प्री पेमेंट्स भी मेरी लाइबिलिटी है, प्री पेमेंट्स नहीं मैंने किए हुए हैं, ये मेरे एसेट्स हैं। प्रोविजन
लाइबिलिटी है, लीज लाइबिलिटी है, नेट करके 125। तो जो मेरा नेट आंसर आएगा उसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा रेट, जो ये आया ये है एक्सपेंस, और इसकी लॉजिक मैंने बता दी कि ये क्यों एक्सपेंस है। अब गौर करें डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, चूंकि ये सारी चीजें क्लोजिंग हैं तो ये जो आंसर भी होगा ये भी क्लोजिंग होगा। यहां पे बैलेंसिंग फिगर निकलेगी, वो उठ के आएगी यहां पे डेफर्ड टैक्स में, जितने भी साल होंगे। तो हमने देखना है एक चीज है, उस पर मैं कुछ और ट्रीटमेंट करता हूं, वो कुछ और ट्रीटमेंट करता है, जिसकी वजह से करंट टैक्स कम या ज्यादा होगा। अगर करंट टैक्स कम हुआ है तो उसकी वजह से डेफर्ड टैक्स में उस पर एक्सपेंस बढ़ जाएगा। ये एक लॉजिक आप याद करेंगे तो आप उसके वाइस वर्सा लॉजिक याद कर सकते हैं। अदरवाइज ये है टीटीडी, इस पे एक्सपेंस आएगा, डीटीडी इस पे इनकम आएगी, सबको मैं ऐड करूंगा, यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, उस पर रेट लगाऊंगा, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस। क्योंकि ये सब क्लोजिंग है तो ये आ जाएगा कैरेट ऑन। इस टी अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर, अगर ये टी अकाउंट क्रेडिट होता है तो डेबिट एक्सपेंस, अगर ये डेबिट होता है तो क्रेडिट इनकम हो जाएगी। ये है हमारा डेफर्ड टैक्स का पैटर्न, जो इससे पीछे एग्जांपल दिए उसमें पूरा लॉजिक समझाई है, उस लॉजिक के बाद उसी लॉजिक को यहाँ पे अप्लाई किया है और देखा है कि ये एक्सपेंस क्यों होना चाहिए ताकि ये 30 पूरा हो सके। तो करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स को जब ऐड करेंगे तो एग्जैक्टली वही फिगर बनेगी कि अगर हम अकाउंटिंग प्रॉफिट के साथ रेट को मल्टीप्लाई करते तो क्या आता। ये हमारी डेफर्ड टैक्स की डिस्कशन और उसका एक सवाल जो हमने अटेम्प्ट किया। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पे चलते हैं। टैक्स फॉर प्रायर ईयर्स। अभी हमने नोट बनाया था प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हमारा करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स जब लेस होता है और ये जो एक्सपेंस आता है इसको हम कहते हैं करंट टैक्स एक्सपेंस। इसमें दो चीज़ें होती हैं, फॉर द ईयर, प्रायर ईयर। फॉर द ईयर, प्रायर ईयर, इसको मैं ऐड करूंगा, इसको मैं ऐड करूंगा, ये डेफर्ड टैक्स, करंट टैक्स दोनों को जोड़ता हूं तो ये टैक्स एक्सपेंस, ये आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और ये जो अभी मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है इसको कहते हैं नोट ऑन टैक्स। ये समझाने के लिए है, मेन जो नोट ऑन टैक्स है वो दिस वन। अगर सवाल में उसकी रिक्वायरमेंट हो कि नोट ऑन टैक्स दें तो आपको पता होना चाहिए कि नोट ऑन टैक्स में क्या आता है। करंट टैक्स, इसके दोनों एलिमेंट, डेफर्ड टैक्स इसके दोनों एलिमेंट, दोनों को पहले अलग अलग ऐड करें, फिर दोनों के जो फाइनल आंसर है उसको ऐड करें कि आपके पास जो टैक्स एक्सपेंस का टोटल आ जाएगा। तो इसको कहते हैं नोट ऑन टैक्स। नोट ऑन टैक्स से पहले आपने कंपनी का नाम देना है, आप कहेंगे नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और फॉर द ईयर ये लिखेंगे हेडिंग, रुपीज इन मिलियन, रुपीज इन थाउजेंड ये भी लिखेंगे। देन करंट टैक्स हेडिंग, डेफर्ड टैक्स की, इसके अंदर दोनों चीज़ों का ये और इसका टोटल इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। ये है नोट ऑन टैक्स। इसी के साथ अगर हम देखें एक्सट्रैक्ट्स, एक्सट्रैक्ट्स क्या है, बैलेंस शीट में कंपनी का नाम, स्टेटमेंट का नाम, एज एट, और यहाँ पे या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगा या डेफर्ड टैक्स एसेट आएगा। इनकम स्टेटमेंट की बात करें, कंपनी का नाम, स्टेटमेंट का नाम, फॉर द ईयर एंडेड, यहाँ पे टैक्स
एक्सपेंस आएगा, सिर्फ उसके पीछे ये नोट बनेगा। इसका मतलब अगर वो एक्सट्रैक्ट से मांगता है बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट के, तो आपने बैलेंस शीट में बताना है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का क्या क्लोजिंग बैलेंस क्या है, एसेट का क्या है, इनकम स्टेटमेंट में टैक्स एक्सपेंस क्या है, और टैक्स एक्सपेंस के पीछे ये पूरा नोट बनाना है, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो नोट ऑन टैक्स मांगे तो ये नोट ऑन टैक्स देना है। तो ये आपको रिक्वायरमेंट का भी पता होना चाहिए। तीसरी रिक्वायरमेंट वो क्या पूछता है, करंट टैक्स कैलकुलेट करें, वो हम समझ चुके हैं। चौथी रिक्वायरमेंट डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करें, वो भी हम समझ चुके हैं। अब हम प्रायर ईयर की बात करते हैं। करंट टैक्स प्रायर ईयर्स एक सिंपल सा है। मैं इस साल मैंने कैलकुलेशन नहीं की, मैं प्रोविजन या पेएबल मैंने एक एस्टिमेट करके, लेट से मैं कहता हूं जी 1 लाख का मैंने करंट टैक्स का एस्टिमेट, लेट से पिछली दफ़ा मेरा 90,000 हुआ था, मुझे लगता है कि इस दफ़ा 1 लाख होगा, तो मैंने 1 लाख की एंट्री कर दी, एक्सपेंस डेबिट, पेएबल या प्रोविजन फॉर टैक्स क्रेडिट। ओके, जब एक्चुअल में टैक्स के वालों के पास गया, उन्होंने कहा कि यार आपका तो 1,10,000 बनता है, 10 और जमा करवाएं। तो पिछले साल जो मैंने प्रोविजन की थी उसमें जो कमी बेची होगी उसकी मैं एंट्री करूंगा, ये 10,000 एक्सपेंस टू पेएबल। मैंने कैलकुलेशन की 1 लाख की, मैंने कैलकुलेशन की 1 लाख की और मैंने टैक्स जमा करवा दिया। जब उन्होंने अगले सालों में आके, लेट से मैंने 2020 में जमा करवाया, 21 में आके उन्होंने कैलकुलेशन की, तो उन्होंने कहा कि यार 1 लाख नहीं बनता, 1,10,000 बनता है। तो मैं इसको कम या ज़्यादा करने के लिए, अगर कम मैंने दिया था तो मैं एंट्री कर दूंगा एक्सपेंस की, ज़्यादा दिया था तो इनकम की एंट्री कर दूंगा। इसको कहते हैं प्रायर ईयर। तो ये सिंपल है। ओके, अब हम आते हैं डेफर्ड टैक्स के ऊपर, प्रायर ईयर। डेफर्ड टैक्स जैसे अभी मैंने बताया, ये टी अकाउंट से निकलता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का टी अकाउंट, ब्रॉड ऑन, कैरिड ऑन, और यहां पे मेरे पास एक बैलेंसिंग फिगर आ गई, लेट्स से। डेफर्ड टैक्स प्रायर ईयर क्या होगा, लेट्स से कि अगर ये मैंने 30% पे कैलकुलेट किया हुआ है और ये 30 आंसर आ रहा है, यहाँ पे 50 है और ये मैंने 35% पे कैलकुलेट किया हुआ है। तो जब रेट 19 में 30% है, 20 में 35% है, और टी अकाउंट मुझे पता है ब्रॉड डाउन पिछले साल का, कैरिड ऑन इस साल का, तो टी अकाउंट में दोनों सालों के क्लोजिंग बैलेंसेस के ऊपर टैक्स आ रहा होता है, एक 30% पे, एक 35% पे। तो हमने करना क्या है, हमने इस फिगर को पकड़ना है, इसको इसके रेट पे डिवाइड करना है, नए रेट से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आ जाएगा 35। इस आंसर को इसके साथ कंपेयर करना है, 5 से कम रिकॉर्ड हुआ है, यहाँ से 5 पे उसकी एंट्री कर लें, इसको कहते हैं डेफर्ड टैक्स प्रायर ईयर। मेरा ये टी अकाउंट दोनों सेम रेट्स पे होना चाहिए, जिस साल में मैं खड़ा हूँ दैट इज द रेलेवेंट वन, 35 साल, ये कम भी हो सकता है, वो फिर 5 इधर आ जाएगा। मैं ब्रॉडन को पकड़ूंगा, वो जिस रेट पे आया था उस पर डिवाइड करूंगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर अगर ज्यादा है तो मुझे यहाँ पे एंट्री करनी है, क्योंकि ये 35 होना चाहिए, 35 कर दिया। अगर कम होता 25 होना चाहिए तो मैं 5 यहाँ पे लिखता। तो इसको कहते हैं डेफर्ड टैक्स प्रायर ईयर्स। हमने प्रायर ईयर पढ़ लिया, हमने करंट टैक्स पढ़ लिया, हमने डेफर्ड टैक्स पढ़ लिया, दोनों की एग्जांपल्स कर ली। अब हम देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। अब हम देखते हैं लॉस को। अनयूज्ड टैक्स लॉसेस, इसकी अगर हम, ठीक है, अनयूज्ड टैक्स लॉसेस, अकाउंटिंग प्रॉफिट आया, इसमें मैंने ऐड किया, इसमें मैंने लेस किया, टैक्सेबल प्रॉफिट आया, रेट मल्टीप्लाई किया, करंट टैक्स आ गया, लेट्स से ये 1000 रुपया है, ये मैंने 3000 ऐड बैक किया, ये मैंने 14,000 लेस किया,
टैक्सेबल प्रॉफिट मेरा 1000 माइनस में आ गया, रेट मेरा 30% है, करंट टैक्स आ गया 0। लेट्स सी ये 2021 है। जो मैंने बात की थी कि जब लॉस आएगा, पहला एडवांटेज करंट टैक्स नहीं बनेगा। दूसरा एडवांटेज, जब मैं अगले साल पे जाऊंगा तो जो मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट, लेट्स से यहाँ पे 5000 टैक्सेबल प्रॉफिट आएगा, तो सबसे पहले मैं इसको लेस करूंगा, तो यहाँ पे मेरा एक करंट टैक्स आ जाएगा। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट, जब प्रॉफिट आता था तो ये एक्सपेंस हमसे पैसे लेते थे, लॉस आया है तो ये तो ठीक है, ये बेनिफिट है ही है, इसका डेफर्ड टैक्स में भी बेनिफिट मिलेगा। कैसे? मैंने कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस, यहाँ पे मैंने लॉस लिखना है, वो कहता है ये डायरेक्ट डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस बन जाएगा ब्रैकेट के साथ, और इस पे डेफर्ड टैक्स इनकम क्रिएट होगी। अब ऐसा क्यों है? फॉर एग्जांपल इस सिनेरियो को मैं अमेंड करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास 1 लाख का लॉस होता, 10,000 ही ऐड हुआ, 10,000 ही लेस हुआ, नेट करके 1 लाख का लॉस हो गया। करंट टैक्स तो बनना नहीं है, डेफर्ड टैक्स। अगर ये लॉस था, जैसे प्रॉफिट पे 30% ऐड करते हैं तो एक्सपेंस आता है टोटल, तो इस पे हम रेट लगाएं तो इनकम आना चाहिए, ये बेसिकली उसने इनकम बनवा दी। और चूंकि ये है सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए, इसका पेमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये टेम्परेरी डिफरेंस है। जैसे ही अगले साल में जाके एडजस्ट होगा, ये जो इनकम बनी थी अगले साल में रिवर्स हो जाएगी। तो लॉस को लेकर 3 बातें ध्यान में रखनी है। इस साल का करंट टैक्स नहीं आएगा, अगले साल में जाके एडजस्ट होगा, और ये डायरेक्ट डेफर्ड टैक्स में जाके डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, इस पे डेफर्ड टैक्स इनकम अराइज होती है। ये हमारा टैक्स लॉसेस हैं। अब हमारी एक चीज रह गई जिसको हम कहते हैं रिकंसिलिएशन। रिक्वायरमेंट पहली आती है नोट ऑन टैक्स, दूसरी एक्स टैक्स, तीसरी करंट टैक्स कैलकुलेट करना, चौथी डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट करना, पांचवी है रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन क्या है? मैं अपना अकाउंटिंग प्रॉफिट पकड़ता हूं, इसके साथ मैं लगाऊंगा रेट, लेट से इसको लिख लेते हैं 10,000, 30%, 3,000, ये हमारा एक एरिया हो गया। अब हम अलग से करंट टैक्स कैलकुलेट कर चुके हैं, लेट से वो है 13,000, डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कर चुके हैं, लेट से वो है 2,000, दोनों का टोटल है 15,000। यहाँ पे ये जो टोटल है ये आ जाएगा 15,000। इसको उठा के यहां पे लाना है, रिकंसाइल करना है। हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, हमें कुछ लेस करना पड़ेगा, हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, हमें कुछ लेस करना पड़ेगा। अब ऐड क्या होगा? पहली चीज, जो रेट चेंज हुआ था 30% से 35%, अगर रेट बढ़ा है तो वो एक्सपेंस ऐड करेंगे, यहां पे एक्सपेंस आएगा, यानी कि मल्टीप्लाई होके फाइनल आंसर। अगर रेट कम हुआ है तो लेस होगा। एक चीज आ जाएगी रेट चेंज, नंबर 1। दूसरी चीज परमानेंट डिफरेंस, इनकम एक्सपेंस। मेरी इस प्रॉफिट में ऐसी इनकम शामिल है जिस पे टैक्स कभी नहीं लगेगा, कभी नहीं वो मानेगा। इसका मतलब उस पे मैंने ये टैक्स कैलकुलेट किया है, उस इनकम को मैं उस इनकम को पकड़ूंगा, रेट मल्टीप्लाई करूंगा, लेस कर दूंगा। इसी तरीके से एक्सपेंस अगर है, मैंने लेस किया हुआ, वो कहते इसको मैं कभी नहीं मानूंगा, उस एक्सपेंस को पकड़ूंगा, रेट मल्टीप्लाई करूंगा, ऐड बैक कर दूंगा। परमानेंट डिफरेंस में इनकम भी हो सकती है, एक्सपेंस भी। अब मैं इनकम क्यों लेस कर रहा हूं? क्योंकि ऑलरेडी यहां पे वो है, मैं उसको लेस करूंगा तो मैं इस रिजल्ट पे पहुंच सकता हूं। एक्सपेंस ऑलरेडी लेस हुआ, मैं ऐड बैक करूंगा तो यहां पे पहुंच सकता हूं। 2 चीजें ये हो गई। तीसरी चीज, डिफरेंट रेट चार्ज। जैसे हमने डिविडेंड का डिस्कस किया था,
मैं डिविडेंड मेरे इसमें शामिल है, उस पर मैंने 30% लगा दिया, उस पर 10% है, इसका मतलब 20% जो ज़्यादा लगाया है डिविडेंड के ऊपर वो लेस करूँगा। इस तरीके से मेरी रिकन्सिलेशन हो जाएगी। रिकन्सिलेशन ये बहुत अहम रिक्वायरमेंट, वो उसने जो सबसे ज़्यादा चीज़ पूछनी है वो एक है रिकन्सिलेशन, दूसरा है नोट। तो जब अगर एक्सेक्स बनाते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसेट बैलेंस शीट में, इनकम स्टेटमेंट में टैक्स एक्सपेंस के पीछे नोट आता है करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स में दो चीज़ें, फॉर द ईयर प्रायर ईयर, डेफर्ड टैक्स में भी दो चीज़ें, फॉर द ईयर प्रायर ईयर। ये एक रिकन्सिलेशन है। आप सिंपल से एक लॉजिक देखें कि यहाँ पे अगर एक इनकम शामिल है, उस पर मैं रेट लगा चुका हूँ, वो यहाँ पे आ रहा है, मैं रिकन्सिल कैसे करूँगा? उसी इनकम को पकड़ के उस पर रेट लगाऊंगा और लेस कर दूंगा, जिसको मानता नहीं है। एक्सपेंस को ऐड कर दूंगा, रेट चेंज से मेरा एक्सपेंस बढ़ा था वो ऐड कर दूंगा, रेट चेंज अगर कम हुआ है तो एक्सपेंस कम हुआ लेस कर दूंगा। यहाँ पे मेरी एक इनकम शामिल है जिस पे रेट 10% लगना चाहिए, मैं 30% लगा चुका हूँ, तो सही करने के लिए मैं उसको क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा। तो ये हमारा रिकन्सिलेशन का है फॉर्मेट। अब हमारे पास एक आखिरी चीज रह गई जिसको कहते हैं इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। हमने बैलेंस शीट में क्या किया है? हमने क्लोजिंग बैलेंसेस उठा के किया है। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच में मैं टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीख चुका हूं, मुझे चाहिए अकाउंटिंग प्रॉफिट। कभी अगर बैलेंस शीट अप्रोच से डेफर्ड टैक्स कैलकुलेटर ना हो तो ये मेथड करना है, इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। ये मुझे पता है, टैक्स अकाउंटिंग प्रॉफिट पकड़ा, कुछ चीज़ें ऐड की जो टैक्स वाले ने कहा, कुछ चीज़ें लेस की, मेरे पास टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया अकाउंटिंग प्रॉफिट। अगर ये ज़्यादा है तो ये डायरेक्ट मैं इस डिफरेंस पे रेट लगाऊंगा, ये मेरा डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट ज़्यादा। अगर कम है तो ये रिवर्स हो जाएगा। अकाउंटिंग प्रॉफिट में सिर्फ करंट टैक्स हमें 100% पता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट में एक चीज़ याद रखना है कि कौन सा लेना है आफ्टर परमानेंट डिफरेंसेस। परमानेंट डिफरेंस, अगर मेरी इसमें एक ऐसी इनकम शामिल है जिसको टैक्स वाला कहता है इसको मैं कभी नहीं मानूंगा, उसको आप क्या कर देंगे? आप उसको लेस कर देंगे। अगर कोई ऐसा एक्सपेंस शामिल है जिसको मैंने लेस किया, वो कहता मैं इसको कभी नहीं मानूंगा, हम उसको क्या करेंगे? ऐड बैक कर देंगे। करंट टैक्स का स्ट्रक्चर हमें पता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट अगर ज़्यादा है डिफरेंस के साथ रेट मल्टीप्लाई करूंगा, एक्सपेंस आ जाएगा, और इसी तरीके से वाइस वर्सा। अकाउंटिंग प्रॉफिट कौन सा होना चाहिए? उसमें आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ परमानेंट डिफरेंसेस, इनकम और एक्सपेंस, सिर्फ परमानेंट डिफरेंस आपने एडजस्ट करने हैं। टैक्सेबल प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना आता है। अगर ये ज़्यादा है, लेट्स सी ये 1 लाख है, ये 90,000 है, तो 10,000 के ऊपर मैं 30% लगाऊंगा, 3,000, ये सीधा सीधा एक्सपेंस है। इसी तरीके से वाइस वर्सा। तो इसको कहते हैं इनकम स्टेटमेंट अप्रोच। इनकम स्टेटमेंट अप्रोच कब यूज़ हो सकती है? जब आपको लगे कि यार मेरे पास डाटा ऐसा नहीं है कि मैं बैलेंस शीट अप्रोच करूं, यानी कि एसेट लायबिलिटीज़ की कैरिंग अमाउंट यूज़ करूं और अपना डेफर्ड टैक्स कैलकुलेट कर सकूं। तो इसके साथ हमारा जो डेफर्ड टैक्स की डिस्कशन है, ये हमारा पूरा टॉपिक हो जाता है कंप्लीट।